दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया है। साथ ही साथ में जितने भी उनके न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उन सभी सैनिकों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन भी बन रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर घोषित किया है, यानी कि पुतिन अपना मन बना चुके हैं। वो न्यूक्लियर वॉर भी यहाँ पर घोषित कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। अमेरिका और जापान के बीच में ऐसी ही एक सिचुएशन बनी थी, जिस दौरान अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। जापान किसी भी कीमत पर सरेंडर करने से मना कर रहा था, झुकने को तैयार नहीं था। उस समय पर 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे, और जिसके बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आज की डेट में रूस और यूक्रेन के बीच में अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि आज की डेट में दुनिया के अलग अलग देशों के पास में कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि जनवरी 2021 तक का डेटा आप देख रहे हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार किया है सीपरी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इस समय रूस के पास में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसकी संख्या 6375। 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रूस के पास में हैं। ये संख्या आपको थोड़ी सी वैरी कर सकती है अलग अलग रिपोर्ट्स में, लेकिन ओवरऑल हम मान सकते हैं कि रूस के पास में 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसके पास में लगभग 5500 के आसपास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका में जो न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या है वो साल दर साल कम होती जा रही है, जबकि रसिया के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में बाकी और देशों के भी न्यूक्लियर वेपन्स आप देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जो कोई भी देश डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस लिस्ट के हिसाब से लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स पूरे विश्व में एग्जिस्ट करते हैं। और जो अनडिस्क्लोज्ड वेपन्स हैं उनकी संख्या भी अगर हम ऐड कर लें तो लगभग 15,000 के आसपास में न्यूक्लियर वेपन्स 2021 तक पूरे दुनिया में मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो क्या होगा। अगर एक न्यूक्लियर वेपन परमाणु बम गिरे तो क्या हो सकता है, अगर 10 परमाणु बम गिरे तो क्या कंडीशन बन सकती है, या फिर पूरी दुनिया के सभी परमाणु बम एक साथ अगर एक्सप्लोड कर जाएं तो क्या कंडीशन होगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक केस लेते हैं हिरोशिमा और नागासाकी का, जहां पर एक एक बम गिराए गए थे। उस केस में कितना कैसा मंजर था उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक तस्वीर हम देख लेते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर की, जिसमें कि तबाही मचाती हुई इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। पूरा शहर आपको यहाँ पर वीरान दिख रहा होगा। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर पहला जो बम है ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरा बम जो कि पहले वाले बम से ज़्यादा खतरनाक था, इसको 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। इन दोनों बमों की फ़ोटो आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। तो इन दोनों बमों का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये समझते हैं कि इन बमों से वहाँ पर कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 अगस्त के महीने में गिराया गया था। और अगर हम लोग 1945 के लास्ट तक के डेटा को देखें तो लगभग 1,40,000 लोग इससे मारे गए थे। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं ये अपने साथ में एक बहुत ही खतरनाक रेडिएशन लेकर आते हैं, यानी कि वो समय दर समय मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन 1945 के आखिरी तक 1,40,000 लोग इसमें मारे गए थे। साथ ही साथ में जो उस समय वहाँ पर पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो 4,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुँच गया था। अब अगर बात करें कि दूसरा बम जिसको नागासाकी पर गिराया गया था 3 दिन के बाद में, उसका जो रेडिएशन था
वो नागासाकी शहर की जो लोकेशन है वो पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका और उस रेडिएशन की रेंज थी 6.7 किलोमीटर, जिस वजह से ना हिरोशिमा के कंपैरिजन में कुछ कम लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। यहाँ पर लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। ये 1945 के आखिरी तक का डेटा है। इसके अलावा जब भी कोई न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है तो मात्र 10 सेकेंड में ही पूरा खेल हो जाता है, बम फट जाता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो सदियों तक उस शहर में देखने को मिलता है। जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये बम गिराए गए थे उसके बाद के कंसिक्वेंसेस ये हुए थे कि लोगों में ल्यूकेमिया, कैंसर, फेफड़े से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो ऐसी बहुत सारी, या फिर कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। तो अफेक्टेड लोगों का फोटोज़ भी आप देख सकते हैं, जो कि आज भी अगर वहाँ पर उन शहरों में जाए तो रेडिएशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं उस समय लोगों को किस तरीके से रेडिएशन का इफेक्ट झेलना पड़ा था। और ओवरऑल अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें कि इस समय अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAN, यानी कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको याद होगा तो 2017 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये जो संस्था है ये पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के बैन को लेकर काम करती है, उसके इस्तेमाल पर बैन लगाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या इसने निष्कर्ष निकाले हैं कि अगर किसी जगह पर 10 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर बम गिराए जाते हैं तो वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की मौत तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ में जो पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम है वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, वो भी प्रभावित हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर 1 किलोमीटर की रेंज में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की बात करें तो वहाँ पर अगर हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिरता है तो लगभग 8,70,000 लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, इतने लोग वहाँ पर मर जाएंगे। साथ ही साथ में अगर ये फाइट न्यूक्लियर वेपन्स का जो परमाणु युद्ध है ये अमेरिका और रसिया के बीच में होता है, जिनके पास में 5,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये दोनों 500 परमाणु बमों का इस्तेमाल कर लें तो मात्र आधे घंटे 30 मिनट के अंदर में ही 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ में अगर इस पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु बम मौजूद हैं उनका 1% से भी कम अगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया के 2 अरब से ज़्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, घायलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनके इलाज के लिए सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, जो हमारा पूरा क्लाइमेट है सब कुछ तबाह हो जाएगा और करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। साथ ही साथ में अगर जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था इसी साइज के 100 बम अगर गिर जाते हैं तो पूरी धरती का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा होने पर कोई भी सिस्टम नहीं बचेगा, इवन पीने लायक पानी भी नहीं बचेगा, उसमें भी रेडिएशन होगा, अनाज नहीं बचेगा, खेती बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगी, यानी कि पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और चारों तरफ बस लाश ही लाश और लोगों की मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब सबसे लास्ट एक केस आता है कि पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर उन सभी को एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए, यानी कि 15,000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको अगर एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं, ये अगर हमारा पृथ्वी है तो इसके ऊपर में एक लेयर होती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। वहाँ पर धुएं का इतना बड़ा लेयर वहाँ पर बन जाएगा कि जो सूर्य की तरफ से पृथ्वी की तरफ जो रोशनी आ रही है तो ये जो लेयर है अगर सभी पूरी दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं यानी कि 15,000 से ज़्यादा एक साथ ब्लास्ट हो जाएं तो पृथ्वी के ऊपर धुएं की बहुत मोटी एक लेयर बन जाएगी। इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी और ये लेयर इतनी चौड़ी लेयर होगी कि जो सूर्य की तरफ से आने वाली जो रोशनी है, सनलाइट जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। जो सनलाइट है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और इसी में गुम हो जाएगी।
इससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, चूंकि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगेगा, डाउन हो जाएगा। और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये लगभग -7 से -8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। -7 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और फिर से हम लोग लगभग 18,000 साल पहले जो पृथ्वी की जो स्थिति थी वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। यानी कि ये दुनिया 18,000 साल पीछे पहुँच जाएगी और हम लोग एक बार फिर से जो हिम युग होता है, आइस युग, आइस एज, उसकी शुरुआत हो जाएगी। जिस समय टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होता था वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।